नमस्ते दोस्तों। समकालीन हिंदी कहानियों की कड़ी में आज सुनिए स्थापित, सुपरिचित एवं वरिष्ठ लेखिका लतिका बत्रा की लिखी हुई कहानी खट्टे मीठे रिश्ते। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। लवली अपनी नवनिर्मित कोठी के लॉन में बैठी हुई थी। लॉन में चारों ओर कुर्सियाँ बिछी हुई थीं। भीतर हॉल में अभी अभी हवन होकर चुका था। प्रसाद वितरण के बाद जलपान का प्रबंध था। उसके बाद भोजन परोसा जाएगा। सड़क के एक कोने में हलवाई प्रीति भोज में परोसे जाने वाले व्यंजन तैयार करने में जुटे थे। वातावरण में हवन और पकवानों की मिली जुली सुगंध फैली हुई थी। हवन के बाद आमंत्रित अतिथि बाहर शामियाने में जा बैठे थे और अल्प आहार व नाना प्रकार के पेय पदार्थों का आनंद ले रहे थे। चारों ओर उत्सव और आनंद का वातावरण था। उसके पति सारी व्यवस्थाएं बड़ी कुशलता से संभाले हुए थे। जेठ जी व ससुर जी भी मेहमानों के साथ बातचीत में व्यस्त थे। दूसरी ओर उसकी सास व जेठानी महिला मंडल के साथ गपशप में व्यस्त थीं। इस सारे समारोह से निर्लिप्त और अलग थलग कोई था तो वो थी लवली और उसका देवर निखिल। निखिल तो आज सुबह हवन के समय से ही दिखाई नहीं दे रहा था और लवली मेहमानों की भीड़ भाड़ से दूर जरा सा एकांत खोजकर लॉन में चुपके से उतर आए धूप के एक छोटे से चौकोर टुकड़े में कुर्सी बिछाकर सारी हलचल से असंपृक्त सी बैठी थी, सबके बीच में होकर भी सबसे दूर। अचानक ही उसकी दृष्टि लॉन के दूसरे छोर पर दो चिड़ियों पर पड़ी। दोनों बड़े जतन से घास में से कुछ कुरेद रही थीं, फिर अपनी अपनी चोंच में एक एक तिनका भर कर फुर हो गईं। लवली के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। तो ये बात है, लवली ने मन ही मन सोचा। ये दोनों भी आज मेरी ही तरह अपना नीड़ बसाने की तैयारी में हैं। लवली कल्पना में खो गई। वो सोचने लगी कि हर ऋतु चक्र के साथ जब अंडे देने का समय आता है तो कैसे नर और मादा चिड़िया मिलकर अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। चुन चुन कर नरम घास, पंख, तिनके और पत्ते जमा करते हैं, फिर जतन से एक सुरक्षित और आरामदायक घोंसला बनाते हैं, अंडे देते हैं, उन्हें सेते हैं। फिर जब बच्चे निकलते हैं तो उनके लिए दाना चुग कर लाते हैं। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और उड़ना सीख जाते हैं। एक दिन अचानक पता नहीं कहाँ फुर हो जाते हैं। नर और मादा पक्षी भी फिर कभी वहाँ दिखाई नहीं देते। घोंसला खाली हो जाता है। लवली सोच रही थी, मैंने कभी भी किसी चिड़िया को घोंसला छोड़कर जाने के गम में बैठकर आंसू बहाते नहीं देखा। ना ही कभी कोई चिड़िया अगले ऋतु चक्र में अपने पुराने घोंसले को ढूंढने निकलती है। इन परिंदों को कौन से ब्रह्मवेत्ता गुरु ने ज्ञान दिया है? कौन से योगेश्वर ने उन्हें मन इंद्रियों की रासें खींचने का मंत्र दिया है? ठंडी आह भरकर लवली ने मन ही मन कहा, इन चिड़ियों की शादी नहीं हुई होती है ना, डोली में बैठकर नहीं आती है ना ये चिड़िया अपने घोंसले में, ना ही उनके आलता लगे पावों की छाप पड़ती है घोंसले के फर्श पर, तो भला कैसे होगा उन्हें अपने घोंसले से मोह। लवली अपनी दुनिया में खोई कल्पना करने लगी कि अगर किसी चिड़िया को गोटे सितारों से जड़ा लाल जोड़ा पहना दिया जाए तो कैसे दिखेगी। अपनी सोच पर वो खुद ही मुस्कुरा उठी। यही तो खासियत है लवली की। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसके भीतर किसी कोने में छिपी नन्ही सी अल्हड़ विनोद प्रिय बच्ची कभी भी कुलबुलाकर बाहर आ निकलती है। लवली ने संभल कर चारों ओर दृष्टि घुमाई। कैसा भरा पूरा परिवार था उसका। जब वो विवाह के बाद इस घर में आई थी तो सास और जेठानी ने उसे इतनी ममता और स्नेह दिया था कि कब वो अपना मायका भूलकर तन मन से यहाँ रह गई थी, उसे पता ही नहीं चला था। इतनी सुखमय गृहस्थी थी, फिर भी एक फांस ऐसी थी जो कलेजे में नासूर बनकर उसके जीवन रस को विषाक्त कर रही थी। इसीलिए तो वो सबसे अलग होकर वहाँ से भागकर इस नए नीड़ को बसाने बैठी है। नफरत और प्रेम के द्वंद्व में नफरत का पलड़ा भारी पड़ गया था। लवली को ब्याह कर इस परिवार में आए लगभग 2.5 वर्ष हो गए थे। उसके पति कमल 3 भाई थे। बड़े भाई विमल का विवाह हो चुका था और उनका एक 2 साल का पुत्र भी था। छोटा देवर निखिल कमल से 8 साल छोटा था और उस समय 10वीं कक्षा का छात्र था। विमल और कमल अपनी गोरी चिट्टी माँ की प्रतिकृति थे, तो अनजाने अनचाहे ही गर्भ में आटिके निखिल की कदकाठी रंग रूप सब पिता पर गया था। छोटा होने के कारण वो सबका लाडला था, तो सांवला होने के कारण माँ का कृष्ण कन्हैया। मसे भीगते न भीगते उसमें यथा नाम तथा गुण परिलक्षित होने लगे थे।
मोहल्ले की समस्त लड़कियां उसके लिए गोपियां थीं और वो कदम की डाल पर बैठकर बंसी बजाने के स्थान पर गली के नुक्कड़ पर अपने निकम्मे और आवारा दोस्तों के साथ अड्डा जमाए रखता था। माँ के कानों तक उसकी शिकायतें पहुँचती भी तो वो शिकायत करने वालों को ही डांट देती कि उसके नटखट बालक की भोली शरारतों को सब गलत दृष्टि से देखते हैं। पिता तक अव्वल तो ये बातें पहुंचती ही नहीं थीं, और कभी पहुंच भी जाती तो कभी कभार वे उसे पीट देते, और कभी उनके काम की अधिकता के चलते बात आई गई हो जाती। निखिल की अड्डेबाजी जस की तस चलती रहती। दोनों बड़े भाइयों की आंखों पर भी भातृ प्रेम का चश्मा चढ़ा था। उनका विचार था कि निखिल अभी बच्चा है, जिम्मेदारियां सिर पर पड़ेंगी तो खुद ही संभल जाएगा। निखिल और लवली की उम्र में 3-4 साल का ही अंतर था। जब से लवली इस घर में शादी करके आई थी तभी से निखिल उसके आगे पीछे घूमता रहता था। धीरे धीरे उसने अपने हर छोटे बड़े कार्य के लिए माँ को ना पुकार कर लवली को ही पुकारना आरंभ कर दिया था। बड़े ही नटखट आवाज़ में उसे आवाज़ लगाता। अकेले में वो हमेशा ओ माय डियर लवली ही कहता उसको, और सबके सामने इस वाक्य के पीछे भाभी शब्द भी जुड़ जाता। लवली को अपने माता पिता पर बड़ा क्रोध आता। क्या चुनकर नाम रखा है उसका उन्होंने। निखिल ने इस लवली शब्द को संज्ञावाचक के स्थान पर गुणवाचक विशेषण ही बना डाला था। उधर उसकी सास अपने पुत्र के भाभी के प्रति प्रेम पर निहाल होती रहती और निखिल को लवली का लक्ष्मण देवर कहते न थकती। कहते हैं पुरुष के मंतव्यों को भांपने की एक खास छठी इंद्रिय होती है स्त्रियों में, पर सासू माँ के पुत्र प्रेम ने शायद स्त्रीत्व के इस नैसर्गिक गुण को ढक लिया था। वो कभी ना भाप पाई कि निखिल लवली के आकर्षण में बुरी तरह बंध चुका है। निखिल के हौसले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। वो अब सबके सामने ही लवली के साथ छेड़छाड़ करता और बड़ी ही काइयाँ दृष्टि से एक खास अदा के साथ उसे देखकर मुस्कुराता। उसने इस विषय में कमल से शिकायत भी की थी, पर उन्होंने इसे लवली का बेवजह का शक और निखिल का बचपना कहकर टाल दिया। फिर लवली ने सासू माँ से भी शिकायत की कि निखिल उसे तंग करता है, छेड़ता है, ये सब उसे अच्छा नहीं लगता। सासू माँ ने हमेशा उसे ही समझाया कि निखिल की तो आदत है छेड़छाड़ और मस्खरी करने की, तू ध्यान मत दिया कर उसकी बातों पर। घर में कोई भी लवली की स्थिति समझ नहीं पा रहा था। लवली खुलकर किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। निखिल तो घर भर का लाडला था, उसे कोई गलत नहीं समझेगा, सब उसी को दोष देंगे कि तुम्हारी ही दृष्टि में खोट है। लवली कुछ कर नहीं पा रही थी। अब लवली को निखिल से डर लगने लगा था। वो उसके साथ अकेले में एक क्षण के लिए भी रहना नहीं चाहती थी। वस्तुतः वो तो उसके सामने पड़ने से भी कतराने लगी थी। एक दिन लवली की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसे दिन चढ़े हुए थे। आजकल उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी खाया पिया नहीं जाता था। वो कामकाज निपटाकर अपने कमरे में आकर लेट गई। पूरे दिनों से गर्भवती उसकी जेठानी भी अपने पुत्र के साथ मायके गई हुई थी। घर के पुरुष सब अपने कामों पर गए हुए थे और सासू माँ बाहर आंगन में बैठी अपने पड़ोसियों के साथ बतिया रही थीं। तभी पता नहीं कहाँ से घूमता घामता निखिल घर में घुसा। माँ को बाहर सहेलियों के साथ मस्त बैठा देखकर वो चुपचाप घर में घुसा। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था। उसने लवली के कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा कि वो बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटी हुई है। निखिल चोरों की तरह दबे पांव अंदर घुसा और दरवाज़ा बंद कर लिया। लवली को कुछ पता न चला। दबे कदमों से निखिल लवली के बिस्तर के पास आया और उसके ऊपर झुककर उसके होंठ चूम लिए। अपरिचित अवांछित स्पर्श से लवली तड़प कर उठी। उन्नीदी आंखें खोलकर जब उसने निखिल को अपने ऊपर झुका पाया तो डर के मारे उसकी घिघी बंद गई। उसने पूरी ताकत लगाकर निखिल को धक्का दिया और उठकर बैठ गई। फटी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई थी। उसने जैसे ही चीखना चाहा, निखिल ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कसकर दबा दिया। अब तक निखिल के सिर पर से भी प्यार का भूत उतर चुका था और उसे एहसास हो गया था कि ये उसने क्या कर दिया है। यदि लवली ने चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लिया और सब कुछ बता दिया तो अब उसकी खैर नहीं। उसने तुरंत पैतरा बदला और कटे वृक्ष की भांति लवली के पैरों पर आ गिरा। वो बिलख बिलख कर रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा। भाभी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा, माफ़ कर दो, कहकर वो लवली के पैरों पर अपना सिर रगड़ने लगा। अजगर के चुंगल में फंसी डरी सहमी लवली उसकी गिरफ्त से अपने पैर छुड़ाने की असफल कोशिश कर रही थी। अचानक बाहर कुछ आवाज़ हुई और दोनों चौंक गए। निखिल तीर की तरह बाहर निकल गया। लवली स्तब्ध लाचार वहीं की वहीं बैठी रह गई।
उसकी देह में जरा सी भी शक्ति नहीं बची थी। वो बिल्कुल पीली पड़ गई थी, जैसे किसी ने खून का आखिरी कतरा तक सोख लिया हो। पता नहीं वो कितनी देर इसी तरह बैठी रही। कुछ संभलने के बाद उसका दिमाग ठिकाने आया तो उसे एहसास हुआ कि अभी अभी क्या घटित हुआ था। वो तड़प कर उठी और सासू माँ को चिल्लाकर पुकारने जा ही रही थी कि उसकी अंतरात्मा की आवाज़ ने उसे रोक लिया। ये क्या करने जा रही है लवली? कौन तेरी बात का विश्वास करेगा? मान ले यदि कमल ने विश्वास कर भी लिया तो अंजाम क्या होगा? जिस भाई को पुत्रवत स्नेह देते हैं वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। कितना क्लेश होगा। कोई लवली को दोष देगा तो कोई निखिल को। सासू माँ तो कभी नहीं मानेंगी कि निखिल ने कुछ किया है। उनके लिए तो निखिल अपनी भाभी को माँ के समान स्नेह करता है। उसी की दृष्टि में खोट है जो ऐसे पवित्र रिश्ते में गंदगी देखती है। कमल के साथ लवली का रिश्ता बिन कहे बिन सुने एक दूसरे के दर्द को समझने का था। जब वो भी लवली के दर्द के इस पहलू को नहीं समझ पाए हैं तो घर के बाकी सदस्यों से तरफदारी की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। उस दिन के बाद से लवली जैसे हंसना बोलना ही भूल गई। दिन ब दिन उसकी सेहत गिरने लगी। सब चिंतित थे उसे लेकर। सब पूछते कि क्या हुआ है, क्यों ऐसी बुझी बुझी सी रहती हो। सब इसका कारण उसकी गर्भावस्था को मानने लगे। वो चुपचाप नज़रें झुकाकर इधर उधर हो जाती। फिर डॉक्टरों को भी दिखाया गया, सारे टेस्ट इत्यादि करवाए गए, पर मन के घावों को स्कैन करने वाला टेस्ट भला कौन से अस्पताल में किए जाते हैं। वो तो न पकड़े जाने थे न पकड़े गए। सारी रिपोर्ट है ठीक थी, बस लवली ही ठीक नहीं थी। उसके बाद नज़र उतरवाने झाड़ा इत्यादि करने की बारी आई। सासू माँ को पूरा भरोसा था कि लवली को किसी की बुरी नज़र लग गई है, पर वो सब प्रयास भी विफल हो गए। सासू माँ बड़े मान मनुहार करके फल दूध जूस इत्यादि उसे खिलाती पिलाती। वो भी संयत होने का प्रयास करती, पर निखिल के सामने पड़ते उसके हाथ पांव कांपने लगते। ये सच था कि उस घटना के बाद से निखिल ने उसे कभी नहीं छेड़ा था, ना ही कुछ उल्टा पुल्टा बोला था। पर कोई व्यक्ति बिना हाथ लगाए, बिना छुए, बिना बोले, बस दृष्टि मात्र से ही कपड़ों को तार तार कर के देह के भीतरतम कोनों में झांक सकता है। ये बिना उस दृष्टि को देखे समझा ही नहीं जा सकता था। वो होठों के कोरों से ऐसे राजधारी भरे अंदाज में मुस्कुराता और अपनी मिचमिचाती हुई काइयाँ दृष्टि से लवली को भीतर तक भेदते हुए देखता कि उसकी देह पर सैकड़ों चींटियाँ रेंग जाती। दिन बीते, लवली माँ बनी और फिर अपने नवजात शिशु के पालन पोषण में व्यस्त रहने लगी। इसी बीच पंजाबी बाग में लवली के ससुर जी ने कोठी खरीदी। वे चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा विमल अपने परिवार सहित वहाँ शिफ्ट हो जाए। उनका मानना था कि कल को निखिल का भी विवाह होगा, परिवार बढ़ेगा, तो बेहतर है अभी से भविष्य की तैयारी कर ली जाए और बहुओं को बिना मनमुटाव अलग कर दिया जाए ताकि आपसी प्रेम में दरार ना आने पाए। लवली की जेठानी ने अलग होने से साफ मना कर दिया। उसे डर था कि कहीं ससुर जी कल को व्यापार से भी विमल को अलग ना कर दें। वो अपने सीधे साधे पति की काबिलियत को जानती थी। वो जानती थी कि कारोबार को अकेले संभालना विमल के बस की बात नहीं है। इधर लवली की तो मानो बिन मांगे ही मन की मुराद पूरी हो गई थी। उसने आगे बढ़कर ये मौका लपक लिया और आगे बढ़कर खुद ही सबके सम्मुख अलग होने का प्रस्ताव रख दिया। लवली की इस बात से कमल ही नहीं उसकी सास भी हैरान थी, पर लवली ने तर्क दिया कि निखिल को अलग कर नहीं सकते, विमल भाई साहब जाना नहीं चाहते, तो बेहतर है कि वे ही अलग होकर नए घर में शिफ्ट हो जाएं। निखिल से दूर भागने की चाहत में भारी मन से लवली परिवार से अलगाव सहने को मन बना चुकी थी। लवली को नए घर में आए लगभग 3 साल हो गए थे। इसी बीच निखिल का विवाह भी हो गया था। लवली नियमित रूप से ससुराल आती जाती थी, पर ध्यान रखती कि निखिल से उसका सामना ना हो। उसकी सास, ससुर जी, जेठानी और बच्चे भी यहाँ लवली और कमल से मिलने आते रहते थे। इन लोगों के स्नेह और व्यवहार में इस अलगाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इस बीच निखिल एक प्यारे से बेटे का पिता भी बन गया था, पर उसकी जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया था। अंतर सिर्फ इतना पड़ा था कि अब उसकी अड्डेबाजी गली के नुक्कड़ पर ना होकर होटलों में होती थी। वहीं उसकी बैठकें जमती थीं और अब तो शराब के दौर भी चलते थे। किसी के भी समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता था। इन दिनों निखिल की तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी थी और वो अधिकतर घर पर ही होता था, इसलिए लवली के चक्कर भी उधर कम ही लगते थे। निखिल की हालत में लगातार गिरावट आ रही थी। उसे डॉक्टर को दिखाया गया, सारे टेस्ट करवाए गए। पता चला कि उसका लिवर खराब हो गया है और ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। दुनिया भर की दवाई शुरू हो गई।
न जाने कैसे कैसे कौन कौन से टेस्ट करवाए गए। सारा घर सदमे में था और एकजुट होकर अस्पतालों की भागदौड़ में लगा था। बाहर से कोई डोनर नहीं मिला तो कमल, विमल और लवली के ससुर जी तीनों ने अपनी रक्त जांच करवाई। तीनों ही निखिल को अपना लिवर डोनेट करने के लिए तैयार थे। विमल भाई साहब का रक्त निखिल के साथ मैच कर गया। शीघ्र ही ऑपरेशन का दिन तय हो गया और ऑपरेशन से एक दिन पहले दोनों भाई अस्पताल में भर्ती हो गए। पूरा परिवार उन दोनों भाइयों के सफल ऑपरेशन की दुआएं मांग रहा था। डॉक्टरों ने विमल भाई साहब को ऑपरेशन से पहले की दवाई देनी शुरू कर दी थी, ड्रिप लगा दी थी। सुबह 6 बजे पहले विमल भाई साहब को ले जाया जाएगा ऑपरेशन थिएटर में, उसके 2 घंटे बाद निखिल को। पहले विमल भाई साहब का ऑपरेशन करके उनके लिवर का एक हिस्सा निकाला जाएगा, उसे स्टरलाइज करके निखिल के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में 8 से 10 घंटे लगने वाले थे। लवली की सासू माँ अस्पताल के वेटिंग हॉल में बने मंदिर में अखंड ज्योत जलाकर बैठ गई थी। जेठानी भी वही थी। निखिल की पत्नी सुनीला सन्नसी बैठी भय चिंता में पीली पड़ी हुई थी। उनके दिल की हालत कौन समझ सकता था उस समय? कौन किसे सांत्वना देता? घर के 2-2 बेटों की जिंदगियां दांव पर लगी थी। लवली भी निखिल के कमरे के बाहर सुनीता के साथ बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर में वार्ड बॉय आकर निखिल को ले जाएंगे ऑपरेशन थिएटर में। तभी 2 नर्सें हाथों में 2 बड़ी बड़ी ट्रे पकड़कर वहां आईं और बोली, जिसने निखिल से मिलना है मिल लें आकर 5 मिनट में। उसके बाद निखिल के शरीर को कीटाणु रहित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तब उससे कोई नहीं मिल पाएगा। ये सुनते ही सुनीला के शरीर में जैसे विद्युत दौड़ गई और वो तड़प कर उठी और निखिल के कमरे की ओर भागी। लवली ने तुरंत उसे रोका और बड़े प्यार और धैर्य से देवरानी को समझाया कि भीतर जाकर उन्हें निखिल के सामने रोना नहीं है, ना ही ये जाहिर होने देना है कि वो कितने बड़े खतरे का सामना करने जा रहा है। लवली बोली, खबरदार जो उसके सामने एक भी आंसू बहाया। मुस्कुराकर उसे शुभकामनाएं देना और विश्वास दिलाना कि ये सब उसे ठीक करने के लिए ही तो किया जा रहा है। उसे यही कहना कि देखना जल्दी ही वो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सुनीला को देखते ही निखिल ने उससे बाकी लोगों के विषय में पूछा। सब नीचे मंदिर में बैठे हैं, सुनीला ने उत्तर दिया। और लवली भाभी? निखिल ने डूबते स्वर में पूछा। वो बाहर बैठी हैं, सुनीला ने उत्तर दिया। निखिल में पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि वो सुनीला से बोला, सुनीला मैं लवली भाभी से एक बार अकेले में मिलना चाहता हूँ, क्या तुम? सुनीला तुरंत बाहर की ओर भागी और लवली को खींचकर भीतर ले आई। फिर हतप्रभ सी क्षण भर को वहाँ खड़ी रही और फिर शीघ्र ही सचेत होकर बाहर निकल गई। लवली इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थी। वो इस नाजुक घड़ी में निखिल के सामने नहीं पड़ना चाहती थी। उसका हृदय निखिल के लिए पसीज रहा था, पर पुरानी दुर्भावनाएं उसकी करुणा और ममता पर भारी पड़ रही थीं। उसे सामने देखकर निखिल भर्राए गले से बोला, भाभी। लवली ने तड़प कर उसकी ओर देखा, फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, आज ओ माय डियर लवली ना कहोगे? उसकी आंखों में से आंसू बह निकले। उसे खुद भी पता नहीं था कि ये आंसू क्रोध के हैं या करुणा के। अभी आप सुन रहे थे लतिका बत्रा जी की लिखी हुई एक बेहद उम्दा कहानी खट्टे मीठे रिश्ते। आशा है कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कहानी लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।